Good morning, children. Now in physics lecture we will discuss the second law of motion. See here. Now in the first law of motion we have discussed that anything in rest want to be in rest and anything in motion want to be motion until and unless an external force is exerted. यानी कोई चीज़ स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, यदि वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल यानी बाहर से फोर्स न लगाया जाए। अब ये क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया होता है। अब हम थोड़ा सा इनर्शिया को और डिस्कस करते हैं। इनर्शिया, व्हाट इज द इनर्शिया? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। सामान्य अनुभव की बात है, यदि आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा, है ना। कोई हैवी ऑब्जेक्ट है वो वहीं रहना चाहता है, अब हम उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, तो हम फोर्स लगाएंगे तो जितना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा फोर्स उसको लगाना पड़ेगा। मान लो आपको एक छोटी सी टेनिस की बॉल को मूव कराना है तो आपको हल्का सा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन यदि आप क्रिकेट की बॉल को मूव कराएंगे तो थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि आप 100 kg वेट को मूव कराना चाहें तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब फोर्स लगाना है ना, वो जितना ज़्यादा हेवी होगा उतना ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे ही कोई चीज़ अगर मोशन में है, जितनी ज़्यादा तेज़ होगी उसको रोकने के लिए हमको उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी, यानी जो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज होने का विरोध करती है, दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। अब यहाँ आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे कि हल्की चीज़ को हमको कम फोर्स लगाना पड़ता है, हैवी चीज़ को हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। यदि मोशन में है तो उसको रोकने के लिए, और अगर स्थिर है तो उसको मूव कराने के लिए। इट मीन्स इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो ये देखो, इनर्शिया एंड मास, ये हमारा सेकंड डिस्कशन पॉइंट वही है। हमने इनर्शिया की डेफिनेशन देख ली, इनर्शिया एंड मास। ए हेवियर बॉडी ऑफर्स मोर इनर्शिया देन ए लाइटर बॉडी फॉर ऑल टाइप ऑफ इनर्शिया। ऑल टाइप ऑफ इनर्शिया मतलब यहाँ दो इनर्शिया तो यहाँ लिख दिया अपन ने, रेस्ट का इनर्शिया, मोशन का इनर्शिया, और तीसरा इनर्शिया होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो उसमें डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया। डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन, जैसे कोई एक क्रिकेट की वॉलीबॉल में आप देखते हैं, वॉलीबॉल में जैसे आपने बॉल फेंकी दूसरे पाले में गई तो वो आपकी तरफ आ रही है, अब उसका डायरेक्शन आपको वापस चेंज करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आप फिर दूसरे पाले में फेंकोगे। तो इस प्रकार से डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ हमने लिख दिया ऑल टाइप ऑफ इनर्शिया। तो हेवियर बॉडी होगी तो उसको आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लाइटर बॉडी होगी तो उसको आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मास का क्या काम है? जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी उतनी ज़्यादा हेवियर होगी, और जब बॉडी जितनी ज़्यादा हेवियर होगी उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। तो ये हो गई आपकी इनर्शिया की बात और इनर्शिया एंड मास की बात। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस करने के पहले हमको एक और टर्मिनोलॉजी डिस्कस करना पड़ती है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट वे में सीधी लाइन में चलने वाली चीज़। मोमेंटम यानी उसकी क्या क्वांटिटी है। तो यहाँ पर डेफिनेशन होगी लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंड इन अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर जितनी मोशन कंटेंट है। अब मोशन कंटेंट का मतलब देखो, जैसे आपने बहुत हल्के से पत्थर फेंका तो वो थोड़ी सी स्पीड से आगे जाएगा, आपने और थोड़ा ज़ोर से फेंका तो और थोड़ी स्पीड से जाएगा। यदि मान लो आपने उसको पूरी ताकत से फेंका तो वो और तेज़ी से जाएगा।
तो ये हमने क्या किया, उसमें मोशन की क्वांटिटी बढ़ाते गए। तो यही बात है, यदि कोई ऑब्जेक्ट लीनियर सीधी रेखा में चल रहा है और उसमें मोशन जितना कम या ज़्यादा है वो कहलाता है उसका लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम का जो सेकंड डेफिनेशन है वो खास हमको समझाती है कि क्या होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमने मोशन की तो बात कर ली है ना कि उसके अंदर कितना कंटेंट है, लेकिन एक और फैक्टर उसमें जुड़ जाता है, मास इंटू। अब देखो जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है, मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई में, और ये पी डिनोट करता है मोमेंटम को। पी का को डिनोट करता है मोमेंटम को, तो पी इजिकल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये लीनियर मोमेंटम की सेकंड डेफिनेशन होगी। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों यूनिट मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई में अपन ने यूनिट लिख दी। और सबसे बड़ी बात है इसमें वेलोसिटी इंक्लूडेड है। वेलोसिटी किसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें भी सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है। तो मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पर मैंने इस पर इसलिए जोर दे रहा हूँ, ये अब आपको रोड पर आपको हमेशा कहा जाता है कि सावधानी से चलिए, अपने से बड़ी गाड़ी को हमेशा हमें साइड दे देनी चाहिए। क्यों? अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ समझ सकते हैं। P इजिकल टू एम बी, मास इंटू वेलोसिटी। मान लो कि एक आदमी साइकिल से जा रहा है, साइकिल का वेट है 50 किलो, और एक आदमी कार से जा रहा है, कार का वेट है सपोज 500 किलो। 50 किलो की साइकिल, 500 किलो की कार, दोनों सेम स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। तो देखो यहाँ v तो हो गया दोनों का कॉमन 10 किलोमीटर, लेकिन मास साइकिल का है 50 और कार का कितना है 500। तो अभी आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ये 50 मास वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, और ये कार का हो गया 500 इंटू 10, ये इतना आ गया और ये इतना आ गया। यदि आप साइकिल से टकराओगे, दोनों की स्पीड समान है, देखिए दोनों की स्पीड समान है। यदि आप साइकिल से टकराओगे तो कम इम्पैक्ट होगा, और आप कार से टकराओगे तो इतने गुना, यानी कितना 10 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया आपके ऊपर। इसलिए यदि कोई हैवी व्हीकल है, वो कम स्पीड से भी चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आप पे ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ तो हो गया कि यहाँ पर मास ज़्यादा था और वेलोसिटी कम थी। ये देखो यहाँ वेलोसिटी दोनों की 10-10 है, और मास जिसका कम है उसका कम इम्पैक्ट है, मास जिसका ज़्यादा है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं कि मास हम छोटा रख दें और वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो भी बहुत खतरनाक इम्पैक्ट होता है। जैसे कि राइफल से निकली हुई गोली, गोली का वजन कितना होता है, चाहे 30 ग्राम या 40 ग्राम गोली का वजन होता है, और पिस्टल वगैरह में तो गोली का वजन और कम होता है, 10 से 15-16 ग्राम गोली होती है। लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि उसका इम्पैक्ट बहुत ख़तरनाक होता है, वो दीवार के अंदर तक भी, थोड़ा अंदर तक धंस सकती है। क्यों? क्योंकि उसका लीनियर मोमेंटम बहुत ज़्यादा करती है। 1250 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से या 3000 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से गोली चलती है। तो यहाँ वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, भले मास कम है तो भी इम्पैक्ट उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने वेलोसिटी की क्वांटिटी को बहुत बढ़ा दिया। तो ये है लीनियर मोमेंटम। तो हमको इससे एक बात समझ में आई कि रोड पर यदि हम चलते हैं तो हमारे से बड़ी गाड़ी को हमेशा हमको साइड दे देना है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, यदि कोई बहुत तेज़ी से आ रहा है, यदि उसकी स्पीड बहुत तेज़ है, तो भी उसको हमको जगह दे देना है जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ख़तरनाक हो सकता है। तो हम मोमेंटम के बारे में समझ गए। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम देखते हैं। इसमें चूंकि मोमेंटम वर्ड आया है इसलिए हमने पहले मोमेंटम को समझ लिया। अब लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
तो फोर्स हम लगा रहे हैं, फोर्स के डायरेक्शन में ही चेंज होता है। और क्या कह रहा है लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, दो बॉडी का मोमेंटम चेंज होने का जो रेट है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतने उसके प्रोपोर्शनल में बॉडी का रेट ऑफ मोमेंटम चेंज होगा। अब ये तो हो गया वर्डिंग में पूरा लॉ। अब इसको और समझने के लिए कुछ चीज़ें हम और समझते हैं मैथमेटिकली, तो इसको हमको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। और इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये दो ब्लॉक है, ब्लॉक ए और बी दोनों आइडेंटिकल है, समान है, एक जैसे हैं। तो एक ब्लॉक में 1 मीटर, ए ब्लॉक में हम 1 मीटर इन 5 सेकंड का एक्सेलरेशन चाहते हैं। 5 सेकंड में हम 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन चाहते हैं। 5 सेकंड में 1 मीटर का एक्सेलरेशन चाहते हैं। बी ब्लॉक में भी हम 5 मीटर 5 सेकंड में 5 मीटर का एक्सेलरेशन चाहते हैं। तो जाहिर है कि देखो यहाँ हमको एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए तो हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यहाँ एक्सेलरेशन कम चाहिए तो हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे फोर्स प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन की। प्रोपोर्शनल का साइन मतलब ये होता है कि यदि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरे को भी बढ़ना पड़ेगा। यदि हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और यदि हम फोर्स घटा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी घटेगा। तो ये एक बात होगी, इसको हमने नंबर 1 दे दिया। सेम ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल ब्लॉक है। इसका मास है स्मॉल m, इसका मास है कैपिटल M, और कैपिटल M ज़्यादा है, यानी इसका वज़न ज़्यादा है। यहाँ हमने लिख दिया M, कैपिटल M इज़ ग्रेटर देन स्मॉल m। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम कितना हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन चाहिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन ले रहे थे। तो जाहिर है कि जहाँ हमको ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए था वहाँ हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा था, जहाँ कम एक्सेलरेशन चाहिए था वहाँ फोर्स कम लगाना पड़ रहा था। इसलिए फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया एक्सेलरेशन की। और यहाँ पर क्या है, हम दोनों में सेम एक्सेलरेशन चाहते हैं, लेकिन मास यहाँ दोनों का डिफरेंस है। तो अभी हमने देख लिया कि मास यदि ज़्यादा है तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, और मास यदि कम है तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मास के, क्योंकि मास कम है तो फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा, मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये हो गई इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देते हैं, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन। क्या आ गया अपने पास में, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और फिजिक्स में जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोपोर्शनल का साइन मैंने हटा दिया, एक कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ इक्वल का साइन आ गया। देखो ध्यान रखना है, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन है या इक्वल का साइन है। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा। अब ये k का मल्टीप्लाई होगा, और यदि k की वैल्यू 1 आ जाती है, यदि इफ़ k इज इक्वल टू 1, तो ये इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसी फार्मूले को यहाँ देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह हम क्या ले सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ हमने a की वैल्यू क्या ले ली है, v माइनस यू अपॉन टी। ये वैल्यू हमने पुटअप करी एक्सेलरेशन की। और ये मास का मल्टीप्लाई किया है m इंटू वी और m इंटू यू, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो ये क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, ये भी मास इंटू वेलोसिटी है। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो इसको मैंने नाम दे दिया P1, इसको नाम दे दिया P2, P1 माइनस P2। अब ये P1 माइनस P2 हो गया मोमेंटम का डिफरेंस। मोमेंटम का डिफरेंस है, तो फिजिक्स में जब डिफरेंस चीज़ आती है, किसी क्वांटिटी का डिफरेंस लिया जाता है, उसको बदलने वाली चीज़ को हम बोलते हैं डेल्टा साइन देते हैं, इसको यानी ट्राइंगल बना देते हैं डेल्टा P। और अपॉन में क्या चल रहा है, T चल रहा है। तो ये आपका लॉ आ गया, टी द रेट, टी से डिवाइड करें यानी ये रेट हो गया। किसी भी चीज़ को यदि हम टी से डिवाइड करेंगे तो वो रेट बताता है, पर सेकंड, पर आवर, है ना। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा क्या बता रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। देखो ये हमारा लॉ है, विच इज टाइम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ये हमारा लॉ हो गया। जो सेकंड लॉ था आपका, ये मैथमेटिकली ये हो गया। क्या हो गया? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी यानी चेंज ऑफ मोमेंटम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। और ये तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में चेंज होगा, ये तो स्वाभाविक है। अब मैंने आपको बोला था इसके हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। तो अब इस फार्मूले को ध्यान से देखो, यहाँ पर टी डिवाइड में यदि हम टी टाइम का ड्यूरेशन बढ़ा दें, टाइम का ड्यूरेशन बढ़ा दें तो ये डिवाइड में है तो ये मोमेंटम कम हो जाएगा। एग्जांपल क्रिकेट का, क्रिकेट में जैसे ही बैट्समैन बॉल को मारता है और कोई फील्डर उसको कैच करता है, तो यदि आप बिल्कुल पास में खड़े हो और बॉल एकदम आपके पास में जाए, हाथों पे पकड़ोगे, आप डायरेक्ट पकड़ लोगे तो आपके हाथों पे ज़्यादा चोट लगेगी। उस चोट को कम करने के लिए क्या करता है फील्डर, कैच को पकड़ता है और हाथ को नीचे की ओर ले जाता है, मतलब थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाता है। तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ने से आपको चोट कम लगती। सिमिलर एग्जांपल, यदि आप छत से पक्की फर्श पे कूदोगे तो जाहिर है आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, और यदि आप छत से रेत पे कूदोगे तो आपको कम चोट लगेगी या चोट नहीं भी लगेगी। तो रेत में ऐसा क्या होता है, रेत में हम जैसे ही कूदते हैं तो रेत के अंदर हम धंसते जाते हैं, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो हमारा मोमेंटम घट जाता है, यानी फोर्स जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम घटेगा तो फोर्स जो है, ये मोमेंटम घटेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, जिससे हमारा इम्पैक्ट कम होगा। तो रेत वाला एग्जांपल आपके समझ में आ गया, क्रिकेट वाला एग्जांपल आपका समझ में आ गया। अब देखो शॉकर्स इन व्हीकल्स, हमारे व्हीकल में शॉक एब्जॉर्वर लगे रहते हैं। जितने आप देखते हो सारे व्हीकल में स्प्रिंग लगे होते हैं, तो वो स्प्रिंग क्या करते हैं, टाइम ड्यूरेशन, जैसे गड्ढे में आपकी गाड़ी गई, यदि स्प्रिंग नहीं लगे रहते तो वो जो इम्पैक्ट है फोर्स का वो आपके बॉडी पर आता। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग गड्ढे में, जैसी गाड़ी आपकी गड्ढे में जाती है, स्प्रिंग दबता है तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो मोमेंटम कम हो जाता है, और यानी इसलिए आपको ज़्यादा दचके वगैरह नहीं लगते। तो ये शॉक एब्जॉर्वर टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देता है, मोमेंटम कम हो जाता है। तो जैसे हमने बताया ना कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो इसको कम होना पड़ेगा, और ये कम रहेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, यदि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो इसका है एग्जांपल कराटे प्लेयर। कराटे प्लेयर आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कि बहुत सारी ब्रिक्स या कवेलू को रख के उस पर हाथों से वार करते हैं तो सब ब्रिक्स या कवेलू टूट जाता है। तो वो आपने देखा होगा कि वो जो हाथ से वार करता है तो वो बड़ी तेज़ी से वार करता है, हाथ का वार बड़ी तेज़ी से करता है। तो यहाँ क्या कर दिया हमने, टाइम को कम कर दिया। जैसे ही टाइम कम हुआ तो फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया, तो हमारा टाइल्स वगैरह ब्रिक या वो कवेलू है वो टूट जाता है। तो ये कराटे प्लेयर का एग्जांपल हो गया। तो ये हमारे एग्जांपल थे इस फार्मूले पर बेस्ड एप्लीकेशन, क्रिकेट वाला, शॉक एब्जॉर्वर वाला, ऊपर से रेत पे कूदने वाला। और सिमिलर एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ, जितने भी पैकिंग होती है कार्डबोर्ड एरिया, आपने वो कार्डबोर्ड के अंदर जो है नालीदार कार्डबोर्ड रहता है ना, कार्डबोर्ड के अंदर नालियाँ बनी रहती है, मतलब ग्रूव्स बने रहते हैं। फिर थर्माकोल की शीट जो आती है, एयर बबल वाली शीट, वो पैकिंग के काम आती है। इसके अंदर टीवी, कांच का सामान पैक हो गया था, वो ट्रक में रहते हैं, ट्रक हिलता डुलता है तो वो एयर बबल से टकराते हैं, एयर बबल से टकराते हैं तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो इसलिए उस पर फोर्स का इम्पैक्ट कम होता है। तो इससे हमारी चीज़ों की टूट फूट कम होती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये लॉ हम डेली लाइफ में भी एप्लीकेबल है और इसको यूज़ करते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड डिफरेंट एग्जाम्पल. So write these things, write in your
fair copy and learn also. Thank you.